everyone, welcome to Judiciary by PW. I am श्रीमी श्रीवास्तव और आज की क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की ये है आपका लेक्चर नंबर 1, जहां पे हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो ये सीरीज आपकी स्टार्ट करी है हमने आज से, वो मंडे से फ्राइडे होगी रोज शाम को 7 बजे। और हम इस पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम को कंपैरेटिव वे में पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट से, और अराउंड 30 to 35 लेक्चर्स में हम डिटेल्ड में कवर अप करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम को। नाउ आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे आपका कि क्या हिस्ट्री है, कि कैसे ये बिल पेश किया गया, कब ये पास हुआ, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद एक कंप्लीट रोड मैप देखेंगे कि किस तरीके से आज से हम अपनी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो ये सीरीज है इसकी जर्नी को कैसे स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि आगे आने वाले लेक्चर्स में हम कैसे पूरे बैराक को कवर अप करेंगे। सो प्लीज डू लेट मी नो if my voice is clearly audible and I am perfectly visible to everyone out there. A quick check please. जल्दी से a very good evening संदीप, कंचन, यश, एक बार जल्दी से बता दो ऑडिबल, विजिबल, ऑल सेट। कम ऑन, ऑल सेट है, सब चक चक है। स्टार्ट करें क्लास को। चलो, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम या फिर टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं मेरे नाम से, श्रीमी मैम जुडिशरी वाला के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। सेशन में कोई भी डाउट है जो यहाँ पे एंटरटेन नहीं किया जा पा रहा है तो वो मैं आपका टेलीग्राम पे एंटरटेन कर लूंगी, यानी कि आपका कोई भी डाउट है इस क्लास के रिस्पेक्ट में आपको सारा कंटेंट पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन में मिल जाएगा। जो भी पीडीएफ या पीपीटी मैं क्लास में यूज करूंगी वो सारी चीजें आपको पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप 1 लिंक दे रखा है यहाँ पे, उससे क्लिक करके आप बैच में एनरोल कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको सारा कंटेंट वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्लास में जो चीजें यूज कर रही हूँ, जो भी पीपीटी में यूज कर रही हूँ, जो भी मैं मेरे हैंड रिटन नोट्स में यूज कर रही हूँ, वो सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन पे, राइट। तो ये सारी चीजें, बेसिक चीजें सबको क्लियर है। लेट्स स्टार्ट द क्लास। अगर हम बात करें हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन की, तो पहले क्या था कि 1 जुलाई से पहले इंडियन एविडेंस एक्ट लागू था। इंडियन एविडेंस एक्ट आपका 1872 का है, यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट फोर्स में आया था 1 सितंबर 1872 में। उसके बाद क्या हुआ कि हमारी जो पार्लियामेंट है उसने कहा कि यार ब्रिटिश एरा लॉज को हमें रिप्लेस करना है और हम अपने नए क्रिमिनल लॉज लाएंगे और पूरा ओवरहॉल करेंगे अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, और इसलिए आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और बीएनएस को लेकर आए। तो बेसिकली इंडियन एविडेंस एक्ट या एविडेंस का रोल क्या होता है कि भाई हमें जो है जानना है कि सही और गलत क्या है, एविडेंस का काम क्या है। अगर हम बात करें कि भाई इंडियन एविडेंस एक्ट में एविडेंस का क्या रोल है, एविडेंस ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, एंड सिमिलरली भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। सेक्शंस बहुत ज्यादा नहीं है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं आपका बीएनएस से और बीएनएसएस से, तो सेक्शन इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन जो ये सब्जेक्ट है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एविडेंस कौन से स्टेज पे पिक्चर पे आता है उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपके कौन से स्टेज पे आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, क्या डिफरेंसेस हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अगर मैं बेसिकली हिस्ट्री से स्टार्ट करूं तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में इनैक्ट किया गया था इस व्यू से कि भाई ये जो पर्टिकुलर लॉ है ये हमें हेल्प करेगा, किस चीज में, ये हमें हेल्प करेगा, बताएगा कि क्या लॉज हैं जो आपके रिलेटेड हैं एविडेंस से, जो हेल्प करेगा कोर्ट को कि भाई वो एक कंक्लूजन पे आ सके कि सही कौन है और गलत कौन है, इनोसेंट कौन है और कल्परेट कौन है, राइट। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का ये था, राइट। अब क्या हुआ कि ये एक्ट आपका 1 सितंबर 1872 में आया, बहुत ही पुराना लॉ था, उसको हमने हमारे पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि हमें एक नया लॉ लाना है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसमें हम एज पर द नीड ऑफ द आवर, टाइम के हिसाब से चीजों को देखते हुए टेक्नोलॉजिकल एडवांस करेंगे अपने
क्रिमिनल लॉस को, और इसीलिए आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम को हम लेकर आए। अब पिछले 7 डेकेड्स का ये लॉ है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। बट पर्सनली और ऑनेस्टली मैं बताऊं आपको कि जो जेम्स स्टिफन ने ड्राफ्ट किया था आपका इंडियन एविडेंस एक्ट को, उसका जो बेसिक फाउंडेशन है वो ही आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम का भी फाउंडेशन है। यानी कि जो बेसिक फाउंडेशन है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, ये दोनों सेम ही है। कुछ चेंजेस किए गए हैं। मैं आपको आज मेजर चेंजेस, माइनर चेंजेस की एक आउटलाइन भी बताऊंगी कि क्या क्या मेजर और माइनर चेंजेस हुए हैं, क्या क्या सेक्शंस इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, क्या डिलीट किए गए हैं, वो सारी चीजें बताऊंगी। द ओनली थिंग आई वांट टू से टू यू पीपल कि पेशेंस रखो। क्लास के बाद अगर कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आई एम स्टैंडिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन आस्क मी इन द डाउट, राइट। नाउ यहाँ पे नीड्स को देखते हुए, लोगों की टाइम की जरूरतों को देखते हुए हमने क्या किया, हमने इंडियन एविडेंस एक्ट को हटा दिया और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को ले आए। अब हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट ना तो सब्सटैंटिव था ना ही प्रोसीजरल था। हम कहते हैं कि भाई इंडियन एविडेंस एक्ट आपका एग्जेक्टिव लॉ है। सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है, एग्जेक्टिव लॉ क्या होता है और आपका प्रोसीजरल लॉ क्या होता है, वो भी मैं आपको आज की क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। बट अभी के लिए जानो कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो आपका एक एग्जेक्टिव लॉ की कैटेगरी में आता है। अब होता क्या है, बेसिकली सारी चीजें आपके ज्यूरिस्प्रूडेंस में फॉलो करती हैं। तो बहुत सारे जूरिस्ट आते हैं, हॉलैंड आए, पोलैंड आए, ऑस्टिन आए, बहुत सारे अलग अलग जूरिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग बातें कही। यहाँ पे बेंथम ने बेसिकली क्लासिफाई किया था आपका कि भाई एक फिजिकल फैक्ट्स होते हैं, एक मेंटल फैक्ट्स होते हैं। सिमिलरली बहुत सारे ऑथर्स आए और उन्होंने कहा कि देखो, बहुत सारे जूरिस्ट आए और उन्होंने कहा कि देखो भाई, हमारे एक जूरिस्ट ने कहा कि देखो मेरे हिसाब से लॉ को 2 ही कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। वो कौन सी कैटेगरीज है आपकी, सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल। अब दूसरे जूरिस्ट आए, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे हिसाब से इंडियन एविडेंस एक्ट जो है आपका वो एग्जेक्टिव लॉ है। और इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ साथ अगर मैं ये कहूं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी आपका क्या है, एक एग्जेक्टिव लॉ है। एग्जेक्टिव लॉ होता क्या है, तो एग्जेक्टिव लॉ ऐसा कोई स्पेसिफिक कैटेगरी बनाई इन्होंने जिसमें इन्होंने कहा कि ना तो वो सब्जेक्ट आपका प्रोसीजर में फॉल करेगा ना ही आपका सब्सटैंटिव में फॉल करेगा। एग्जेक्टिव लॉ वो मेथड्स देगा जो बेसिकली प्रोसीजरल लॉ और सब्सटैंटिव लॉ को ऑपरेशनलाइज करेगा। ठीक है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि जो हमारा एग्जिस्टिंग इंडियन एविडेंस लॉ है ना, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, वो बेसिकली एड्रेस नहीं कर रहा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को। यानी कि 1872 का एक्ट है और अब हम चल रहे हैं 2024 में, तो अब बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुके हैं। अब उसको बेसिकली इंडियन एविडेंस एक्ट प्रॉपर तरीके से केटर नहीं कर रहा है, इसलिए हमें लगता है कि हमें इसको हटाना चाहिए। और ये सोचते हुए बेसिकली आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम हम लेकर आए अपने इंडिया में। ठीक है, अब एक बिल पेश किया गया। ये बिल पार्लियामेंट ने पेश किया गया सबसे पहले लोकसभा में ऑन 11 अगस्त 2023 में, 2023 में एक बिल के फॉर्म में ड्राफ्ट किया उन्होंने और लोकसभा के सामने पेश कर दिया गया। अब क्या हुआ, इस बिल को बेसिकली रेफर किया गया पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को जब ये बिल रेफर किया गया तो यहाँ पे कहा गया कि भाई आप इस बिल को कंसिडर करें, इसको ध्यान से पढ़ें और एक रिपोर्ट हमें सबमिट करें। अब कमेटी ने बहुत ज्यादा जो है इसको पढ़ने के बाद, डिस्कशंस करने के बाद बेसिकली रिकमेंडेशंस दिए गवर्नमेंट को। पहले क्या हुआ, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने वो रेफर कर दिया गया ये बिल और कहा गया आप कंसिडर करो इसको। फिर उन्होंने कंसिडर कर लिया, उसमें उन्होंने अपने कुछ रिकमेंडेशंस दिए। अब गवर्नमेंट ने सारी रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट नहीं करी, कुछ रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट कर लिया, कुछ को रिजेक्ट कर दिया। अब जब रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करी तो जो ये बिल पेश किया गया था आपका 11 अगस्त को, उसको विड्रॉ कर लिया और सेम डे दोबारा से तीनों बिल आपके पेश कर दिए गए लोकसभा में। उसके बाद आपका जब ये दोबारा बिल पेश किया गया यानी कि सेकेंड एडिशन, तो वो बिल आपका पास कर दिया गया लोकसभा द्वारा। रिकमेंडेशंस दिए कमेटी ने, ठीक है, कंसिडर किए गवर्नमेंट ने, और जो बिल आपका लोकसभा में पेंडिंग था उसको बेसिकली सरकार ने विड्रॉ कर दिया और सेम डे पे इंट्रोड्यूस किया एक नया बिल इनकॉर्पोरेट करते हुए वो रिकमेंडेशंस जो कमेटी ने दी थी, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करी थी। अब यहाँ पे जो ये बिल दोबारा पेश किया गया वो लोकसभा में बेसिकली पास कर दिया गया।
और यहां पे उसने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को क्या किया, रिप्लेस कर दिया। अब मेजरली क्या क्या चेंजेस हुए, अगर हम मेजरली चेंजेस की बात करें माय डियर, तो यहां पे 2 नए सेक्शंस ऐड किए गए, 6 नए सब सेक्शंस ऐड किए गए इस लॉ में, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। दूसरा, 5 नए एक्सप्लेनेशंस ऐड किए गए और 4 एक्सप्लेनेशंस को डिलीट कर दिया गया। और अगर हम बात करें तो यहां पे 2 नए प्रोवाइजो ऐड किए गए और 24 सेक्शंस में मॉडिफिकेशंस किए गए आपके, यानी कि 24 सेक्शंस में मॉडिफिकेशंस किए गए और इन टोटल आपके 6 सेक्शंस को डिलीट कर दिया गया, 6 सेक्शंस को डिलीट कर दिया गया। करेंटली कितने चैप्टर्स है, कितने सेक्शंस है, वो सब चीजें मैं बताऊंगी। अभी बस एक बेसिक चीज समझो कि यहाँ पे बेसिक क्या मेजर चेंजेस हुए हैं। अगर मैं मेजर चेंजेस की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इंक्लूड कर दिया गया डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में। स्टेटमेंट्स जो रिसीव होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिकली, उसको इंक्लूड किया गया एविडेंस की डेफिनेशन में, ठीक है। ऐड किए गए ज्यादा स्टैंडर्ड्स फॉर कंसिडर, यानी कि कुछ स्टैंडर्ड्स ऐड कर दिए गए एंटरटेन करने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए आपके इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को एज प्राइमरी एविडेंस, laying emphasis on its proper storage, custody, transmission and broadcast। तो ये जब हम पढ़ेंगे सेक्शन में तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगी क्या चेंजेस किए गए। एट द सेम टाइम हम सेकेंडरी एविडेंस की एक लिस्ट पढ़ते थे, अगर आपको याद हो, अगर आप में से किसी ने भी इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि हम सेकेंडरी एविडेंसेस में कुछ पॉइंट्स पढ़ते थे, CMCCO से हमने याद कर रखा था, ठीक है। अब उसमें 2 और आपके ऐड कर दिए गए हैं, 2 और काइंड्स आपके ऐड कर दिए गए हैं, दैट इज ओरल एंड रिटन एडमिशंस। तो ये कुछ मेजर चेंजेस आपके यहाँ पे किए गए हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में, जो नहीं थे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये चेंजेस किए गए हैं। अगर मैं माइनर चेंजेस की बात करूं और कुछ चेंजेस की बात करूं तो माइनर चेंजेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रेफरेंस था आपका कॉलोनियल टर्मिनोलॉजीज में, उसको हटा दिया गया है, लैंग्वेज को थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया गया है और जेंडर सेंसिटिव बना दिया गया है इस लॉ को। मेजरली आपके कुछ चेंजेस किए गए हैं कि भाई हस्बैंड और वाइफ को इंक्लूड कर दिया गया है एज कॉम्पिटेंट विटनेस, ठीक है। कन्विक्शन बेस्ड ऑन कॉरोबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ अकम्प्लिस हैज बीन मेड लीगल, उसको लीगल कर दिया गया है, ठीक है। एक सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे स्केड्यूल में बता दिया गया है कि देयर विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्टिफिकेट फॉर सबमिटिंग योर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जो बेसिकली स्केड्यूल में ऐड कर दिया गया। तो ये कुछ मेजर चेंजेस किए गए और घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। जो भी चेंजेस मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं माय डियर, वो मैं आपको डिटेल में कवर अप कराऊंगी जैसे जैसे ये पार्ट आता जाएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, तो ठीक है। और क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी क्लास है तो आज हम ये जानेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पर्पस क्या है, यानी कि क्या जरूरत है हमें एविडेंस की, साक्ष्य की हमें क्या रिक्वायरमेंट है, उसका पर्पस क्या है, ये जानेंगे। और बेर एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे और बहुत सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। Now, the question before you is कि भाई what is the purpose of भारतीय साक्ष्य अधिनियम, या फिर क्या पर्पस था आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का। जैसे ही दिमाग में एविडेंस आता है तो आप सबको समझ में आता होगा कि भाई एविडेंस का रोल है ये डिसाइड करना कि क्या सही है, असर्टेन करना कि क्या रियल ट्रूथ है, isn't it? ऐसा नहीं लगता आपको कि भाई लोग सबूत देके प्रूफ करते हैं अपने आप को, है ना। इसका एग्जाम्पल यहां पे ये सारी कहानी या ये असर्टमेंट ऑफ ट्रूथ जो है या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट इवेंट्स को देख के रिकंस्ट्रक्ट करके कोर्ट एविडेंस के माध्यम से डिसाइड कर रही है या रिजॉल्व कर रही है किसी डिस्प्यूट को। और ये रिजॉल्व क्यों कर रही है कोर्ट, ये जानने के लिए कि भाई सही क्या है और गलत क्या है, सही गलत का पता लगाओ, है ना। तो कोर्ट का ये काम है कि कोर्ट की डिसाइड करे कि ट्रुथ क्या है। अगर कोई भी मसला कोर्ट के सामने आया है तो कोर्ट कैसे डिसाइड करेगी, एविडेंसेस के बेसिस पे ही डिसाइड करेगी, इजंट इट। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, कि भाई ऐसा क्यों करना जरूरी है, असर्टमेंट ऑफ ट्रूथ या रिकंसिडरेशन ऑफ पास्ट इवेंट्स, कि भाई हमें सही जानना क्यों जरूरी है। तो एक पिक्चर पे आओ जहां पे देखो कि भाई एक डिस्प्यूट अराइज हुआ। डिस्प्यूट क्या है,
कि A slapped B. What is the dispute here? The dispute here is कि A कहता है A ने B को थप्पड़ मारा, B का ये कहना है कि A ने मुझे खींच के थप्पड़ मारा। अब डिस्प्यूट अराइज हो गया यहाँ पे। डिस्प्यूट क्या है कि भाई किसने किसको थप्पड़ मारा, असर्टमेंट ऑफ ट्रूथ क्या होगा यहाँ पे। कोर्ट का क्या काम है कि वो ये पता लगाए कि थप्पड़ मारा क्यों मारा, ए ने थप्पड़ बी को मारा और यहाँ पे मारा है या फिर नहीं मारा है और क्यों मारा है, राइट। तो ट्रूथ जानने के लिए सबसे पहले ये सब स्टार्ट कहां से होता है कि भाई एक डिस्प्यूट है, एक इशू खड़ा हो गया है कोर्ट के आगे और कोर्ट को बेसिकली इस इशू को क्या करना है, रिजॉल्व करना है, ताकि कोर्ट ट्रू फैक्ट्स का पता लगा सके। अब ए ये कहता है बी स्लैप्ड मी, ए ने क्या कहा, बी स्लैप्ड मी। ए का ये कहना है कि बी ने मुझे थप्पड़ मारा, बी ये कहता है मैंने तो थप्पड़ नहीं मारा। डिस्प्यूट अराइज हो गया, ठीक है। बी ये कहता है मैंने थप्पड़ नहीं मारा, ए कह रहा है बी ने मुझे खींच के थप्पड़ मारा। अब यहाँ पे एक पार्टी असर्ट कर रही है और दूसरी पार्टी डिनाई कर रही है। इमीडिएटली एक डिस्प्यूट अराइज है यहाँ पे और इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किसको करना होगा, कोर्ट को करना होगा। और क्यों करना होगा, ये असर्टमेंट ऑफ ट्रूथ हो रहा है ना यहाँ पे कि भाई किसने किसको थप्पड़ मारा, ये जानना है, कोर्ट में पता लगाना है, राइट। तो यहाँ पे ट्रू फैक्ट्स को जानने के लिए कोर्ट क्या करेगी, इस इशू को रिजॉल्व करेगी। क्या करेगी, इस इशू को रिजॉल्व करेगी। ये थप्पड़ मारने वाला एग्जाम्पल हमारा हर क्लास में रहेगा, तो ध्यान रखना, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं कि इसको रिजॉल्व कौन करेगा, कोर्ट रिजॉल्व करेगी, ठीक है। असर्टमेंट ऑफ ट्रूथ में के लिए एविडेंस पिक्चर में आता है। एविडेंस का यही काम है, यही पर्पस है कि वो ये पता लगाए कि सही और गलत क्या है, पहली बात, ठीक है। ये पता कौन लगाएगा, तो कोर्ट ये पता लगाएगी कि सही कौन है और गलत कौन है। कैसे पता लगाएगी, डिस्प्यूट को सॉल्व करके पता लगाएगी रिजॉल्व करके, राइट। अब यहाँ पे जो कोर्ट है उसके पास ये अथॉरिटी है डिसाइड करने की कि सही क्या है और गलत क्या है, पहली बात। और जो कोर्ट ने कह दिया वो आपका बाइंडिंग होगा, यानी कि कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है। कोर्ट का यहाँ पे मतलब मेरा क्या है, जज साहब, जजेस, ठीक है। तो जजेस बेसिकली उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो इस इशू को रिजॉल्व करें और वहां पे डिसाइड करें उस मैटर को, और जो डिसीजन होगा जज साहब का वो क्या होगा, बाइंडिंग होगा पार्टीज पे, बाइंडिंग होगा पार्टीज पे, राइट। नाउ अब ये कोर्ट डिसाइड कैसे करेगी, इस पूरे मामले को कोर्ट डिसाइड कैसे करेगी, ट्रायल कंडक्ट करेगी। भाई कोर्ट को कोई सपना तो आ नहीं रहा है कि बी को थप्पड़ किसने मारा, है ना। अब यहाँ पे या बी ने थप्पड़ ए को मारा या नहीं मारा, कोर्ट को सपना तो आ नहीं रहा है, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट कैसे रिजॉल्व करेगी, कोर्ट क्या करेगी, ट्रायल कंडक्ट करेगी। क्या करेगी, एक ट्रायल कंडक्ट करेगी। कोर्ट को डिसाइड करने में ट्रायल हेल्प करेगा और ट्रायल में पार्टीज आएंगी। ट्रायल क्या होता है, what is trial, what do you understand by trial? Anyone out of you would like to answer? Anyone out of you would like to answer? What do you mean by trial? See, trial is a procedure जो basically court follow करता है to find out facts. ट्रायल में क्या होता है, एक पार्टी अपनी बात कहती है, दूसरी पार्टी अपनी बात कहती है, एक पार्टी अपनी बात को प्रूव करने के लिए एविडेंसेस लाती है, दूसरी पार्टी अपनी बात को प्रूव करने के लिए अपने एविडेंसेस रखती है, और फाइनली कोर्ट जो है वो डिसाइड करता है। सिंपल सी बात, ट्रायल में ये होता है। तो ट्रायल क्या है, बेसिकली एक प्रोसीजर है जो कोर्ट फॉलो करता है, क्या करने के लिए, फैक्ट्स जानने के लिए, फैक्ट जानने के लिए। हमारे केस में ए यहां पे क्या कह रहा है, देखो यहां पे एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा हुआ है, ए कहता है कि बी ने मुझे थप्पड़ मारा, बी ने मुझे थप्पड़ मारा। अब यहां पे कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट हुआ। ए ने कहा कि मैं सुबह 5 बजे उठा और 5 बजे उठ के मैंने क्या किया, ब्रश किया अपने टीथ, फिर ब्रश करने के बाद मैं थोड़ी देर बाहर गार्डन में टहला, फिर जज साहब मैंने फिर उसके बाद नहा लिया, फिर नहाने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट में मैंने पोहा खाया, फिर मैंने वहां पे 1 गिलास दूध पिया, दूध में बूस्ट मिला के दूध पिया, ठीक है। एंड ये सारी बातें वो जज साहब को बता रहा होता है, तो जज साहब कहेंगे रुक जाओ भाई, थम जाओ, इन सब बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसे कोई पार्टी आई
और वो अपनी गाथा सुनाने लगी कि यार मैं उठा था उस दिन सुबह 5 बजे, फिर मैं नहाने गया, फिर मैं दौड़ने गया, फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट में डोसा खाया, एंड ऐसे बताने लगा। तो ट्रायल तो कभी खत्म ही नहीं होगा ना भाई। फिर ए अपनी पूरी गाथा सुनाएगा, फिर उसकी गाथा पता नहीं कब खत्म होगी, फिर बी का नंबर आएगा, वो भी कुछ बातें बताएगा। तो कोर्ट ने यहाँ पे क्या करेगा, कोर्ट जज साहब उससे कहेंगे भाई रुको, थम जाओ, स्टॉप, वेट, ये सब से मुझे कोई मतलब नहीं है कि तुम नहाए, तुमने पूजा करी, ब्रश करा, खाना खाया, नहीं खाया, ब्रेकफास्ट में क्या खाया, दूध में बूस्ट मिलाया, बॉर्नविटा मिलाया, इन सब से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो एक प्रिंसिपल इस बात से निकल कर आया कि प्रिंसिपल ये है कि देयर इज अ नीड टू लिमिट द ट्रायल। अगर हम यहां पे इसको रोकेंगे नहीं तो बकवास करता ही जाएगा। ए को अगर हम रोकेंगे नहीं तो ए तो अपनी गाथा सुनाते ही जाएगा। तो एक प्रिंसिपल इससे निकल के आया कि हमें जो है वो ट्रायल को लिमिट करने की जरूरत है, और ये लिमिट इसलिए करने की जरूरत है ताकि हम केस को डिसाइड कर सकें, अदरवाइज तो ये अनलिमिटेड हो जाएगा, ट्रायल चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो एक प्रिंसिपल यहां पे निकल के आया कि हमें जो है इस ट्रायल को लिमिट करने की जरूरत है ताकि हम अननेसेसरी फैक्ट्स को एलिमिनेट कर सके। Isn't it? Don't you think so? कि भाई अननेसेसरी फैक्ट्स को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, ट्रायल को लिमिट करने की जरूरत है। कि भाई अगर तुम कोर्ट के दरवाजे पे आए हो, यानी कि ट्रायल में पार्टिसिपेट पार्टी कर रही है, तो वो सिर्फ कनेक्टेड मैटर्स पे ही अपनी बातें बताएगी। यानी कि कोई इशू है, इशू यहाँ पे क्या है कि बी ने ए को थप्पड़ मारा, अब थप्पड़ मारने के रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं, जो भी बातें हैं उससे रिलेटेड वही बताओगे तुम कोर्ट में आके। ये सब नहीं बताओगे कि 5 बजे उठे, रनिंग पे गए, नहाए धोए, पूजा करी, ये सब किया, ये सब बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल निकल कर ये आया कि हमें लिमिट करने की जरूरत है ट्रायल को। क्यों? क्योंकि हम उसके लिमिट करके हम अननेसेसरी फैक्ट्स क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो प्रिंसिपल नंबर 1 यू नीड टू जॉट डाउन, अपने साथ जॉट डाउन कर लेना अपने नोट्स में, कि ओनली दोज फैक्ट्स विच आर कनेक्टेड विद द इशू, वो फैक्ट्स जो आपके इशू से कनेक्टेड हैं वही आप ट्रायल में कह सकते हो। एरा गैरा आलतू फालतू बकवास अलाउड नहीं है कोर्ट में ट्रायल के स्टेज पे। तो पहला प्रिंसिपल क्या निकल के आया कि सिर्फ वही स्टेटमेंट्स, वही फैक्ट्स जो आपके कनेक्टेड हैं इशू से, वही फैक्ट्स आप स्टेट कर सकते हो ट्रायल में। और दूसरा यहां पे निकल कर आया दैट ऑल फैक्ट्स हैविंग सम बेयरिंग अपॉन इशू हैव टू बी लुक्ड इनटू। यानी कि कोई और जो फैक्ट्स हैं जो बेसिकली मसले के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी कि कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, वो आप दे सकते हो। अगर वो कनेक्टेड है किस चीज से, इशू से कनेक्टेड है, तो वो आप दे सकते हो। तो यहां पे ये दो प्रिंसिपल बेसिकली आपके निकल कर आए, राइट। नाउ दोबारा से लेते हैं, ट्रायल हुआ, ठीक है, ए ने अपने फैक्ट्स बताए, अब यहां पे उसने वही फैक्ट्स बताए जो इशू से कनेक्टेड हैं, और बी ने अपने फैक्ट्स बताए, ठीक है। ट्रायल का काम ही यही है, प्रोसीजर फॉलो करना ताकि हम फैक्ट्स को फाइंड आउट कर सके, दैट इज व्हाट यू मीन बाय ट्रायल, राइट। नाउ अब बातें तो दोनों ने अपनी कह दी, ठीक है, ए ने अपनी बातें कह दी, बी ने अपनी बातें कह दी ट्रायल में। अब भाई किसकी स्टोरी पे बिलीव करोगे? नाउ द क्वेश्चन इज कि किसकी स्टोरी पे आपको यकीन करना है, ए की स्टोरी पे या बी की स्टोरी पे? तो इसका आंसर आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिया कि जो अपनी बात को प्रूव कर देगा कोर्ट में, उसकी बात पे यकीन कर लेंगे। अब अगर मान लो मेरा फ्रेंड है, वो मेरे पास आया और उसने कहा कि मुझे एक्स ने थप्पड़ मारा, और मेरा फ्रेंड कह रहा है देखो मेरे गाल, यहां पे लाल उसके गाल पड़े हुए हैं और उंगलियों के निशान है। इसका मतलब मेरे फ्रेंड ने जो बात कही कि उसको एक्स ने थप्पड़ मारा, वो प्रूफ भी तो कर दिया अपना गाल लाल दिखाकर, isn't it? तो यहां पे किसकी स्टोरी पे बिलीव करना है? हमारे केस में ये कहता है कि ए कहता है कि बी ने मुझे थप्पड़ मारा, अब किसकी बात पे यकीन करोगे? तो इसका आंसर भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने दिया कि जो कोई प्रूव कर देगा, जो अपने फैक्ट्स को प्रूव कर देगा, उसकी बात को कोर्ट चुपचाप से मान के बैठ जाएगी।
और क्योंकि मैंने कहा था कि कोर्ट ने जो डिसाइड कर दिया वो बाइंडिंग होगा पार्टीज पे, तो यहां पे कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, मुद्दा खत्म, बात खत्म। सबसे पहली बात क्या आई कि भाई ट्रायल हुआ, ट्रायल में पार्टीज ने अपनी अपनी बातें रखी। अब दूसरा क्वेश्चन जो समझ में आया, हमारे सामने आके खड़ा हुआ कि भाई किसकी कहानी पे यकीन करोगे, तो उस पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने कहा कि जो फैक्ट्स आपके प्रूव्ड हो जाएंगे वो फैक्ट्स मान लेंगे और कोर्ट जो है वो डिसाइड करके बता देगा किसकी गलती है। ठीक है, नाउ कैसे प्रूव करोगे? हमने कह दिया कि दो फैक्ट्स है, डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट में फैक्ट्स पार्टीज ने कहे, ये डिस्प्यूट्स तभी माने जाएंगे कोर्ट में जब वो फैक्ट्स बेसिकली पार्टीज प्रूव कर देंगी। तो भाई प्रूव कैसे करोगे? साक्ष्य से। कैसे करोगे? एविडेंसेस से। तो हाउ टू प्रूव, वो फैक्ट्स आप प्रूव कैसे करोगे? बाय एविडेंस, बाय एविडेंस। ठीक है, तो यहां तक की पिक्चर क्लियर हुई या फिर नहीं सबको? प्लीज डू लेट मी नो, यहां तक सबको क्लियर है, ऑल सेट है? यहां तक एक बेसिक सी बात समझ में आई कि इंडियन एविडेंस एक्ट का क्या रोल है, या ये सब स्टार्ट कैसे होता है, पिक्चर में इंडियन एविडेंस एक्ट कैसे आता है और कैसे आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम पिक्चर में आता है और अपना रोल प्ले करता है, ये सबको क्लियर है? ऑल सेट है सबको? सब बढ़िया, सब चक है? चलो बहुत ही बढ़िया। आई ऑलवेज नो कि मैं इंटेलिजेंट सेट ऑफ स्टूडेंट्स की क्लास में आती हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब ये पूरी कहानी समझ में आई और हमें समझ में कुछ इस तरीके से पिक्चर आई। लेट्स सी हियर कंक्लूडिंग इट। ठीक है, कैसे कि भाई सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट्स अलाउड है, बकवास अलाउड नहीं है। आपको वो सारे फैक्ट्स बताने हैं जो फैक्ट्स आपके इशू से कनेक्टेड हो। फेयर इनफ? अब जो ये फैक्ट्स हैं ये तभी माने जाएंगे कोर्ट में जब आप इसको क्या करोगे? प्रूव करोगे। यानी कि प्रूव्ड फैक्ट्स ही आपके माने जाएंगे। ये भी बात तय हो गई कि भाई प्रूव्ड फैक्ट्स हैं, जब आप फैक्ट्स को बेसिकली प्रूव कर दोगे तब कोर्ट डिसाइड कर देगी सही गलत कौन है ना? लेकिन ये फैक्ट्स को प्रूव कैसे करोगे? हाउ? तो बोला कि भाई एविडेंसेस से प्रूव करोगे। कैसे करोगे? एविडेंसेस से। जब आप एविडेंस दोगे तो आप अपने फैक्ट्स को प्रूव कर दोगे। जब फैक्ट्स प्रूव हो जाएंगे तो कोर्ट नतीजा सुना देगा। सिंपल सा। यही है आपका पार्ट सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ यही बात कहता है। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपको किन किन सवालों का जवाब देता है एक बार वो भी देख लेते हैं। कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपको कैसे हेल्प करता है, हाउ इट हेल्प्स यू। सबसे पहले ये आपको हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि कौन से फैक्ट्स जो हैं वो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं और कौन से फैक्ट्स आपके बेसिकली कनेक्टेड हैं इश्यूज से। सबसे पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपको क्या करता है? हेल्प करता है डिसाइड करने में कि कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट फैक्ट्स है और कौन से फैक्ट्स आपके कनेक्टेड फैक्ट्स हैं। ठीक है, यहां पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपको हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि विच फैक्ट्स आर टू बी प्रूव, कौन से फैक्ट्स आपको प्रूव करने हैं। साथ में यहाँ पे ये भी बताता है आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम कि कौन से फैक्ट्स आपको प्रूव करने की जरूरत भी नहीं है। आप बस बता दोगे कोर्ट को, कोर्ट आपकी बात पे यकीन कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट, कब आपको वो फैक्ट्स प्रूव करने, कौन सी स्टेज पे आपको अलाउ किया जाएगा कि अब आप अपने एविडेंसेस दे सकते हैं कोर्ट में, तो ये भी आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम बताता है। व्हेन टू प्रूव, यानी कि एट व्हाट स्टेज आप अपने एविडेंसेस कोर्ट में रख पाओगे, ये भी कौन बताता है आपको? भारतीय साक्ष्य अधिनियम बताता है ना? इन फैक्ट्स को प्रूव कौन करेगा? हु विल प्रूव दीज फैक्ट्स? ये कौन बताता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम बताता है। किस मैनर में आपको अपने फैक्ट्स को प्रूव करना है, यानी कि हाउ टू प्रूव इट, क्या मैनर होगा आपको प्रूव करने का, वो भी आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम बताता है। इसके अलावा किस एक्सटेंट तक, कितना आपको प्रूव करना है, इसका एक्सटेंट क्या होगा, हाउ मच टू प्रूव, वो भी आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम बताता है। एंड लास्टली, अगर आप प्रूव नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, ये भी आपको
भारतीय साक्ष्य अधिनियम बताता है, या फिर आप कह सकते हो इंडियन एविडेंस एक्ट बताता था। क्लियर? तो इस तरीके से भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपकी मदद करता है। ठीक है, इस तरीके से भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपकी मदद करता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? क्लियर है? नाउ आगे देखो, अब मैंने जो है एक आपको ब्रेकडाउन दिया है यहाँ पे बेयर एक्ट का। ठीक है, कैसे कैसे हम अपनी क्लासेस में टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं, ये मैं आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट 5 मिनट। देखो, ट्रायल में रेलेवेंट फैक्ट्स पेश किए जाएंगे। ठीक है, तो रेलेवेंट फैक्ट्स आपका पार्ट 2 में दे रखा है, सेक्शन नंबर 3 से लेके 55 तक। इसमें मेजरली आपकी 5 कैटेगरीज हैं। इंडियन एविडेंस, ये आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हिसाब से है। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से आपका सेक्शन 5 से 55 दे रखा है, जो बात करता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स की। ठीक है, तो यहाँ पे रेलेवेंट फैक्ट्स पार्ट नंबर 2 में फॉल करता है, सेक्शन 3 से लेके 50 तक। इसकी 5 मेजर कैटेगरी हैं, जो पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और सबसे ज्यादा सवाल आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में इन एरिया से आते हैं। सबसे पहले क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स, सेक्शन 4 से लेके 14 तक दे रखा है। स्टेटमेंट्स जो आपके रेलेवेंट होंगे 15 से लेके 33 तक दे रखा है। जजमेंट्स, ठीक है, उसके बारे में सेक्शन 34 से 38 तक दे रखा है। ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन वगैरह 39 से 45 तक दे रखा है। और कैरेक्टर से रिलेटेड चीजें आपकी सेक्शन नंबर 46 से 50 में दे रखी हैं। और ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। तो 3 से 50 तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें हम कोई भी रियायत नहीं बरत सकते। और बहुत ही डिटेल में मैं आपको सारी चीजें विद एग्जाम्पल यहाँ पे समझाने वाली हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज योर पार्ट 3, जो बात करता है प्रूफ की। और सेक्शन 51 से 103 तक यहाँ पे सेक्शंस फॉल करते हैं। मेजरली इसमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं, तो मेजरली इसमें दे रखा है आपका फैक्ट्स व्हिच नीड नॉट टू बी प्रूव। कौन से फैक्ट्स आपको प्रूव करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सेक्शन 51 से लेके 53 तक दे रखा है। फैक्ट्स व्हिच कैन बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंसेस, कौन से फैक्ट्स को आप ओरल एविडेंसेस देके प्रूव कर सकते हो, इसके बारे में 54 और 55 में दे रखा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। Which facts can be proved by documentary evidence, कौन से फैक्ट्स आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूव कर सकते हो, इसके बारे में सेक्शन 56 से लेके 77 तक दे रखा है। और यहाँ पे नेक्स्ट कहता है कि एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सेक्शन 94 से लेके 103 तक दे रखा है, 103 तक दे रखा है, राइट। तो यहाँ पे ये आपका पूरा एरिया हम कवर अप करेंगे प्रूफ के पार्ट में। उसके बाद एक चीज और आती है आपकी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिजम्पशन, दैट इज 78 से लेके 93 तक, कि प्रिजम्पशन का क्या रोल रहता है किसी डॉक्यूमेंट को प्रूव करने में। प्रिजम्पशंस जो हैं कैसे रेज होती हैं, क्या किस तरीके की प्रिजम्पशंस रेज की जाती हैं, वो 78 से लेके 93 तक दे रखा है। और ऐसे ही हम कवर अप करेंगे क्लास में भी डेली, राइट। नाउ लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4, जो बात करता है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस की। यहाँ पे आपका सेक्शन 104 से लेके 170 तक फॉल करेगा। ठीक है, सबसे पहले हु शैल प्रूफ विच फैक्ट्स, यानी कि बीओपी की बात करी गई है, बर्डन ऑफ प्रूफ की। इसमें प्रिजम्पशंस का क्या रोल होता है शिफ्ट करने में बर्डन ऑफ प्रूफ को, उसके बारे में भी हम जानेंगे, सेक्शन 104 से लेके 120 तक। ठीक है, उसके बाद हम बात करने वाले हैं ईस्टॉपल एज अ रूल ऑफ एविडेंस, जो दे रखा है सेक्शन 121 से लेके 123 तक। कॉम्पिटेंट विटनेस कौन होता है, इसमें प्रिविलेज कम्युनिकेशंस भी आपकी फॉल करेंगी, सेक्शन 124 से लेके 139 तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। देन द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज जो एडवोकेसी में जाना चाहते हैं, बहुत ही कैसे आप जो है एग्जामिन करते हो विटनेसेस को। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है फॉर दोज हु वांट टू गो फॉर एडवोकेसी। 140 से लेके 167 तक हम इसको कवर अप करने वाले हैं। एंड देन कम्स योर इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट, दैट इज सेक्शन 168। तो इस तरीके से जो मैंने आपको ब्रॉड कैटेगरीज बताई हैं, रेलेवेंट फैक्ट, प्रूफ और एविडेंसेस, इसको हम इस तरीके से कवर अप करके जाएंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा मैम सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2 जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो छूट गया। डोंट वरी, ठीक है, कुछ भी नहीं सोचना है, सब कुछ कवर अप कराऊंगी मैं फर्स्ट पेज से लेके आखिरी पेज तक। रोड मैप आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। नेक्स्ट कुछ दूसरे टॉपिक्स हमें कवर अप करने हैं, दैट इज ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट, जो आपका सेक्शन नंबर 1 में फॉल करता है। सेक्शन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन एंड कंसेप्ट्स, ठीक है, जिससे हम बेसिकली भारतीय साक्ष्य अधिनियम की नींव रखेंगे, है ना।
तो ये हम कवर अप करने वाले हैं कल की क्लास में, सेक्शन नंबर 2। आज की क्लास में जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस को हम कंप्लीट कर लेंगे, और जब आपका पूरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम खत्म हो जाएगा तो लास्ट क्लास में मैं आपको कुछ कार्डिनल प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगी, और ये लास्ट में इसलिए बताऊंगी तब तक आपको पूरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम बेहतरीन तरीके से आ चुका होगा, और फिर आप इन प्रिंसिपल्स को इजिली समझ जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से सेक्शन नंबर 1 से लेके 170 तक मैं आपका कवर अप कराऊंगी इस सीरीज में, राइट। मूविंग अहेड, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम कवर अप करने वाले हैं। अब मैं जूरिस्प्रूडेंशियल एक्सपेक्ट की बात कर रही हूँ, जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस की बात करने वाली हूँ, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले कि जो लॉ ऑफ एविडेंस है या भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो एक एग्जेक्टिव लॉ है, वो एक एग्जेक्टिव लॉ है। इसमें मैं थोड़ा सा जूरिस्प्रूडेंस में जाके आपको राइट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में समझाऊंगी, ठीक है। देखो, ये जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिया है। लॉ ऑफ एविडेंस इज एन एडजेक्टिव लॉ। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस एडजेक्टिव लॉ? इसको समझने से पहले सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है, प्रोसीजरल लॉ क्या होता है, और फिर हम जानेंगे कि एडजेक्टिव लॉ क्या होता है डिटेल में, ठीक है। अब यहां पे सवाल ये है कि ए स्लैप्ड बी, ए स्लैप्ड बी, ये सवाल है, ठीक है, कि ए ने थप्पड़ मारा बी को, यहां हम अपना पुराना एग्जांपल ले लेते हैं। बी ने थप्पड़ मारा ए को, ठीक है, बी ने थप्पड़ मारा ए को। अब यहां पे ये सवाल है कि बी के पास, क्या बी के पास राइट है ए को थप्पड़ मारने का? टेल मी। द क्वेश्चन हियर इज कि बी ने ए को थप्पड़ मारा, ठीक है। अब द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट इज कि क्या उसके पास ये अधिकार है, बी के पास ये राइट है कि वो स्लैप कर सकता है ए को, कि वो स्लैप कर सकता है ए को? अब है या फिर नहीं है उसके पास ये राइट, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगी कोर्ट। हम और आप कौन होते हैं? ये कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगी। तो यहां पे जो ये क्वेश्चन है हमें बताता है कि क्या एग्जिस्टेंस है, क्या नॉन एग्जिस्टेंस किसी राइट का। अब राइट है या फिर नहीं है ये कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा। अगर उसके पास कोई राइट नहीं है मारने का, अगर उसके पास कोई राइट नहीं है मारने का, तो भाई उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी। फिर तो भाई हर्ट का सेक्शन लगेगा और उसको हर्ट की पनिशमेंट दी जाएगी, सिंपल हर्ट की, राइट। तो यहां पे अगर उसके पास कोई भी राइट नहीं है तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस खड़े होंगे आगे। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का क्या मतलब है? कि उसकी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, इजंट इट? अगर मैं लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को अलग टर्म में कहूं तो क्या समझ में आएगा कि भाई अब उसके पास राइट नहीं था थप्पड़ मारने का, थप्पड़ उसने मार दिया है, तो अब वो लायबल होगा। लायबिलिटी आपकी दो तरीके की होती है, एक होती है सिविल लायबिलिटी, एक होती है आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी में क्या होगा? उसने मारा, उसको पैसे देने पड़ेंगे, मनी कंपनसेशन देना पड़ेगा। और क्रिमिनल लायबिलिटी में क्या होगा कि चलो भाई 1 साल की जेल की हवा खाओ और 5,000 रुपए फाइन दो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल सपोज कर रहे हैं हम, ठीक है। क्रिमिनल लायबिलिटी में क्या होगा? क्रिमिनल लायबिलिटी में जो कॉन्सिक्वेंसेस, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे कि थप्पड़ मारा है तो चलो 1,000 रुपए फाइन दो और 6 महीने की जेल की हवा खाओ, एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये लायबिलिटी भी आपकी दो तरीके की होती है, एक सिविल होती है और एक क्रिमिनल लायबिलिटी होती है। अब इस पूरे सेट को हमने क्या कहा कि ऐसा कोई लॉ जो एग्जिस्टेंस ऑफ राइट, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ राइट, नेचर ऑफ राइट और किस एक्सटेंट तक उसकी राइट और लायबिलिटी है, ये सारी चीजें जो लॉ बताता है उसको हम क्या कहते हैं? सब्सटैंटिव लॉ। क्या कहते हैं उसको? सब्सटैंटिव लॉ कहते हैं। यानी कि सब्सटैंटिव लॉ वो लॉ होता है माय डियर जहां पे आपकी राइट्स और लायबिलिटीज बताई जाती हैं। वो लॉ जो डिफाइन करता है राइट्स और लायबिलिटीज को, उसको हम सब्सटैंटिव लॉ कहते हैं। इसका क्लासिक एग्जांपल है आपका इंडियन पीनल कोड, और अब आपका आ चुका है भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है। इसका क्लासिक एग्जांपल क्या है? बीएनएस। अब इस राइट्स और लायबिलिटीज में 4 चीजें आती हैं।
एग्जिस्टेंस ऑफ राइट, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ राइट, नेचर ऑफ लाइबिलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी। कि भाई कितनी फाइन देना पड़ेगा, थप्पड़ मारने पे कितना फाइन लोगे, कुछ तो बताओगे। तो जिस लॉ ने बताया आपको कि आपको 1,000 रुपए तक का फाइन, एक्सटेंड बता दिया ना कि 1,000 रुपए तक का फाइन देना है, 1 महीने की जेल की हवा खानी है, तो ऐसा कोई लॉ जो आपकी राइट्स एंड लायबिलिटीज को डिफाइन करता है, उसको हम क्या कहते हैं, सब्सटैंटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, प्रोसीजरल लॉ की बात करते हैं। तो प्रोसीजरल लॉ बेसिकली क्या करता है कि जो ये राइट्स और लायबिलिटीज हैं, इनको कोर्ट के माध्यम से कैसे इन्फोर्स करना है, उसका पूरा प्रोसीजर कौन बताता है, प्रोसीजरल लॉ बताता है। कि अगर मर्डर हुआ है तो फिर हमें जो है BNSS बताता है कि FIR दर्ज करो, इन्वेस्टिगेशन होगी, कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा, फैसला सुनाया जाएगा ट्रायल के बाद, है ना। अब ये जो पूरी प्रोसीजर है वो किसने बताया हमें, BNSS ने बताया। ठीक है, जो पुराना आपका CRPC है उसने बताया। अब यहां पे एक चीज देखो, प्रोसीजरल लॉ क्या है, प्रोसीजरल लॉ इन राइट्स और लायबिलिटीज को कोर्ट किस माध्यम से इन्फोर्स करेगा, क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा, वो आपका प्रोसीजरल लॉ में दिया होता है। सिविल में CPC, SRA, लिमिटेशन लॉ, ये एग्जाम्पल है। और क्रिमिनल लॉ में, क्रिमिनल कोर्ट्स में बेसिकली जो प्रोसीजरल लॉ फॉलो होता है दैट इज योर BNSS। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो प्रोसीजरल लॉ और सब्सटैंटिव लॉ क्लियर हो गया आप लोगों को। नाउ कम्स अ डिफरेंट कैटेगरी दैट इज एग्जेक्टिव लॉ। देखो भाई एग्जेक्टिव लॉ क्या है, ना तो एग्जेक्टिव लॉ आपका सब्सटैंटिव में फॉल करता है और ना ही प्रोसीजर में फॉल करता है। इट इज जस्ट अ मेथड, इट डिफाइंस अ मेथड टू ऑपरेशनलाइज सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, ऐसी मेथोडोलॉजी है ये जो कोर्ट फॉलो करती है इन सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ को ऑपरेशन में लाने के लिए। ठीक है, तो ऐसी मेथोडोलॉजी जो कोर्ट फॉलो करती है वो बेसिकली कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, आपका एग्जेक्टिव लॉ में फॉल करता है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपका एग्जेक्टिव लॉ है। अब मैं आपको एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात बता दूं, जैसे अगर एग्जाम में आता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम सब्सटैंटिव लॉ है ऑप्शन ए, प्रोसीजरल लॉ है, डोमेस्टिक लॉ है, फॉरेन लॉ है, तो क्या आंसर होगा, प्रोसीजरल लॉ है। क्या आंसर होगा, प्रोसीजरल लॉ है। ठीक है, MCQ में। अब मैं ऑप्शंस बदल रही हूं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एग्जेक्टिव लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है, सब्सटैंटिव लॉ है या फिर डोमेस्टिक लॉ है, क्या आंसर होगा, एग्जेक्टिव लॉ है। क्या आंसर होगा, एग्जेक्टिव लॉ है। तो जहां पे एग्जेक्टिव लॉ ऑप्शन में नहीं है वहां प्रोसीजरल मार्क करके आना है, और जहां पे एग्जेक्टिव है तो वहां पे एग्जेक्टिव मार्क करके आना है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, क्लियर है सबको, आर वी ऑल ऑन द सेम पेज, कम ऑन, कुछ तो थोड़ा अपनी तरफ से जोश दिखाओ एकदम। ऑल सेट, सब सेट है, सब चक चक, समझ में आ रहा है सब, मजा आ रहा है या नहीं, मजा आ रहा है या फिर नहीं, क्लियर है, ऑल सेट, सब चक चक है, वेरी गुड, मजा आ रहा है या फिर नहीं, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत ही मस्त है, बेहतरीन बेहतरीन। चलो अब आप लोगों ने थोड़ा जोश जैसी बातें करी हैं, वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई, चलो 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 चलो, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल, ओ माय गॉड, इतना क्रिस्टल क्लियर हो गया, डाउट कैसे पूछोगे। एनीवेज लेट्स गेट बैक टू द वर्क। भाई हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो लेक्स फोरी है। लेक्स फोरी का क्या मतलब होता है, लेक्स फोरी का क्या मतलब होता है, लेक्स फोरी का क्या मतलब होता है, लेक्स फोरी का मतलब होता है लॉ ऑफ फोरम, लॉ ऑफ फोरम, फोरम का मतलब कोर्ट। अभी भी समझ में नहीं आया क्या है ये लेक्स फोरी, बस रटते आ रहे हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट भी लॉ ऑफ फोरम था, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी मैम बता रही है लॉ ऑफ फोरम है, लॉ ऑफ कोर्ट है, बट ये है क्या बेसिकली। देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। आपका सपोज ये है इंडिया,
ये है पाकिस्तान, यहां पे ऑफेंस हुआ है, यहां पे इंडिया का एक कोना है केरला, यहां पे ट्रायल हो रहा है। ऑफेंस कहां हुआ है? पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में लगता है पाकिस्तान एविडेंस एक्ट। इंडिया में लगता है 2023 का मामला है, 24 का मामला है सॉरी, और यहां पे लग रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम ट्रायल हो रहा है यहां पे, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ऑफेंस जहां पे हुआ है, यानी कि पाकिस्तान का पाकिस्तान एविडेंस एक्ट लगेगा, या फिर ट्रायल केरला में हो रहा है इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम लगेगा? कम ऑन आंसर माय इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, कम ऑन आंसर, कम ऑन आंसर, बताओ कौन सा लगेगा? ऑफेंस हुआ है पाकिस्तान में, मर्डर हुआ है पाकिस्तान में, ट्रायल चल रहा है केरला में, क्या लगेगा? भारतीय साक्ष्य अधिनियम या फिर आपका पाकिस्तान एविडेंस एक्ट? वेरी गुड, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लगेगा। क्यों भाई? क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपका लेक्स फोरी है, यानी कि उस जगह का लॉ लगेगा जहां पे ट्रायल कंडक्ट किया जा रहा है। लेक्स फोरी को सिंपल वर्ड्स में लॉ ऑफ फोरम कहेंगे, और बेसिकली ये बेस्ड होता है अपॉन द रूल ऑफ प्लेस ऑफ ट्रायल, अपॉन द रूल ऑफ प्लेस ऑफ ट्रायल, कि भाई जिस जगह पे ट्रायल हो रहा है, हमें नहीं पता कि ऑफेंस कहां पे हुआ था, हमें ये पता है कि ट्रायल केरला में हो रहा है, केरला इंडिया में आता है, इंडिया में 1 जुलाई से भारतीय साक्ष्य अधिनियम लग गया है, हमें कुछ नहीं पता बाकी। तो हमें ये पता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेक्स फोरी है, इसका मतलब जो प्लेस ऑफ ट्रायल है उस पे आपका क्या लगेगा? उस पे आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम लगेगा। तो लेक्स फोरी होता है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी कि जो आपका बेसिकली लॉ ऑफ द कोर्ट है, जहां पे ट्रायल हो रहा है वो कानून लगेगा, और क्योंकि केरला में भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम पे लगेगा। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिस्टम ऑफ लॉ। थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि अभी हम जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस की बात कर रहे हैं, अभी हमने और कोई टॉपिक नहीं छेड़ा है, हम सिर्फ जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस की बात कर रहे हैं अभी, उसके ये पॉइंटर्स हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंटर इज, एक होता है आपका इंक्विस्टोरियल सिस्टम ऑफ लॉ, और दूसरा होता है आपका एडवाइजरी सिस्टम ऑफ लॉ, एडवाइजरल सिस्टम ऑफ लॉ, ठीक है। अब ये दोनों होता क्या है? अब देखो, इंक्विस्टोरियल सिस्टम ऑफ लॉ का मतलब ये है जहां पे ना जज साहब बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ ज्यादा ही जोश में होते हैं। तो इंक्विस्टोरियल सिस्टम ऑफ लॉ में क्या होता है कि जज साहब पार्टिसिपेट करने लगते हैं इन्वेस्टिगेशन में, खुद ब खुद जाके कलेक्ट कर रहे हैं एविडेंस, ठीक है। तो जहां पे जज साहब ज्यादा एक्टिव हैं, ज्यादा प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, और खुद से ही जाके एविडेंसेस को कलेक्ट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में, तो उसको सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इंक्विस्टोरियल सिस्टम ऑफ लॉ। अब आप मुझे बताना कि इंडिया में कौन सा सिस्टम लागू है। दूसरा है आपका एडवाइजरल सिस्टम ऑफ लॉ, इसमें जो है जज साहब बस एक न्यूट्रल एम्पायर होते हैं, जो कहानी जज साहब के सामने आती है वो उस हिसाब से उसको डिसाइड कर देते हैं। Isn't it? कि हमारे देश में, अगर आप इंडिया की बात करो तो मैंने आंसर पहले ही दे दिया है कि हमारे देश में ये एडवाइजरल सिस्टम ऑफ लॉ लगता है। क्यों? क्योंकि जज जो है वो एक न्यूट्रल बंदा है, ठीक है, न्यूट्रल पर्सन है, सॉरी, ठीक है, न्यूट्रल पर्सन है, वो एक न्यूट्रल एम्पायर का रोल प्ले कर रहा है। फैक्ट्स आए, फैक्ट को जिसने प्रूव कर दिया एविडेंसेस से, वो उसको मान लेंगे और फैसला सुना देंगे, और जजमेंट्स होंगे वो बेसिकली बाइंडिंग होंगे पार्टीज पे, जो ऑर्डर होगा जज साहब का, है ना। तो हमारे देश में ये वाला लॉ, ये वाला सिस्टम फॉलो किया जाता है, दैट इज एडवाइजरल सिस्टम ऑफ लॉ को हम फॉलो करते हैं अपने देश में, है ना। तो यहाँ पे एडवाइजर सिस्टम ऑफ लॉ का मतलब और इंक्विस्टोरियल सिस्टम ऑफ लॉ का मतलब, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि इंक्विस्टोरियल में पार्टिसिपेट खुद ही करने लगते हैं जज साहब, खुद ही जाके एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन हमारे इंडिया में एडवाइजरल सिस्टम फॉलो किया जाता है, जहां पे जज साहब जो है सिर्फ एक न्यूट्रल एम्पायर होते हैं, उनके सामने जो आता है वो उस पर कानून लगा के, लॉ लगाकर डिसाइड कर देते हैं मामले को।
नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, जो स्टूडेंशियल एसेंस में पढ़ रहे हैं कि भाई हमें प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस जो आपका आर्टिकल 21 में दे रखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, कि भाई सबके पास राइट है टू फेयर ट्रायल, ट्रायल फेयर होना चाहिए, जिसमें हम फॉलो करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को भी, जिसमें हम फॉलो करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इसका एक पार्ट है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, कि भाई दोनों पार्टीज को सुनोगे। और ये एग्जाम्पल आपको बेहतरीन तरीके से दिखेगा जब हम एग्जामिनेशन करते हैं विटनेसेस का, उस टाइम पे जहां पे हम दूसरी पार्टी को क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका देते हैं, यानी कि भाई दोनों पार्टीज हैं, दोनों को मौका दिया जाएगा, तुम अपनी बात कहो, तुम अपनी बात कहो। ऐसा नहीं होगा कि कोर्ट जो है वो सिर्फ एक पार्टी की बात सुन के मैटर को डिसाइड कर देगी, राइट। तो यहाँ पे हम इस रूल को फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को, दोनों पार्टीज को सुनते हैं। और इस पे एक आपका लैंडमार्क केस है, दैट इज मेनका गांधी केस, जिसमें बताया था कि जो प्रोसीजर होता है आपका, जो ये क्रिमिनल प्रोसीजर होता है बेसिकली, दैट शुड बी फेयर एंड रीजनेबल, द प्रोसीजर शुड बी फेयर एंड रीजनेबल, और कोई आर्बिट्रीनेस नहीं होनी चाहिए। आर्बिट्री का क्या मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि जो मन जज साहब का कर रहा है वो करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। आर्बिट्रीनेस नहीं होनी चाहिए, अपने मन से नहीं कि जो भी मना है वो कर दिया, आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, और उस प्रोसीजर में आपको फेयर होना पड़ेगा, आपको फेयर होना पड़ेगा। अब एक प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि लिस्ट नंबर 3 और एंट्री 12 में फॉल करता है, जिसका मतलब ये है, जैसे ही हमने देखा कि लिस्ट 3 है जो बात करती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही लॉ बना सकता है। और अगर आपने कभी इंडियन एविडेंस एक्ट का पहला पन्ना देखा होगा तो उसमें लिखा होगा कि स्टेट अमेंडमेंट्स, आपने देखा होगा कि स्टेट अमेंडमेंट्स वहां पे लिखा हुआ होता है, राइट। तो यहाँ पे वो कैसे लिखा हुआ है कि स्टेट भी लॉ बना सकती है, पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है। क्यों बना सकता है? क्योंकि एंट्री 12 लिस्ट 3 में आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्लेस किया गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्लेस किया गया है, ठीक है। अब कुछ छोटे से फैक्ट्स देख लेते हैं, छोटे से डिफरेंसेस देख लेते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में आपके 3 पार्ट थे, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 4 पार्ट्स हो गए हैं। पहला पार्ट है प्रिलिमिनरी, दूसरा पार्ट है रेलिवेंट फैक्ट्स, तीसरा पार्ट है प्रूफ फैक्ट्स, और चौथा पार्ट है आपका एविडेंस प्रोडक्शन एंड इफेक्ट्स ऑफ एविडेंसेस, ठीक है। यहां पे सेक्शन 170 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, और इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 सेक्शंस थे टोटल। यहां पे चैप्टर 11 है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में चैप्टर 12 कर दिए गए हैं। इसको ड्राफ्ट किया था सर जेम्स स्टीफन ने, और इसको ड्राफ्ट किया था एक कमेटी ने, जो कमेटी बेसिक, उस कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो एनएलयू दिल्ली के वाइस चांसलर रहे। नाउ दिस इज योर होमवर्क, ये जीके का पार्ट है, हो सकता हो आपके जीके में पूछ लिया जाए आपसे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, चेयरपर्सन एनएलयू दिल्ली के थे, ठीक है। अब वो कौन थे वो आपको कल मुझे क्लास में बताना है, दैट इज योर होमवर्क, दैट इज योर होमवर्क, जो आप मुझे बताओगे कि कौन से वाइस चांसलर थे दिल्ली के, एनएलयू दिल्ली के, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के, जिन्होंने ड्राफ्ट किया है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम। फेयर इनफ। लेकिन एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताई थी, कि जो फाउंडेशन है, जो बेसिक फाउंडेशन जो स्टीफन साहब ने रखा था इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो ही बेसिकली आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम में फॉलो किया गया है। तो फाउंडेशन दोनों का सेम है, कुछ चेंजेस हुए हैं, बाकी सब मोर और लेस सेम है, ठीक है। तो जो फाउंडेशन, जो बेसिक ड्राफ्टिंग है ना, वो ही यहाँ पे फॉलो की गई है चेयरपर्सन द्वारा, एनएलयू दिल्ली के वाइस चांसलर ने फॉलो करी है, ठीक है। तो बेसिक फाउंडेशन वही है जो जेम्स स्टीफन ने कहा था। तो इनका नाम याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रोस्पेक्टिव है या रेट्रोस्पेक्टिव है? कम ऑन आंसर, प्रोस्पेक्टिव है या फिर रेट्रोस्पेक्टिव है? प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, ये पहले मुझे बताओ आप लोग, एंड देन विल मूव अहेड कि प्रोस्पेक्टिव है या फिर रेट्रोस्पेक्टिव है। कम ऑन, प्रोस्पेक्टिव है, पक्की बात है, प्रोस्पेक्टिव है। इसमें हम रेफर करने वाले हैं सेक्शन 170 आज की क्लास में।
क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने आपको पूरा रोड मैप लिखवाया, उस रोड मैप में मैंने सेक्शन 170 नहीं मार्क किया था, क्योंकि वो मैं आज कवर अप कराने वाली थी इसलिए, ठीक है। तो सेक्शन आपका एक भी नहीं छोड़ा जाएगा, क्लियर। चलो नाउ यहां पे देखो, सेक्शन नंबर 170 टॉक्स अबाउट सेविंग एंड रिपील, रिपील्स एंड सेविंग, सॉरी रिपील्स एंड सेविंग क्लॉज भी रखा है। प्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब है कि भाई अगर कोई लॉ प्रोस्पेक्टिव है तो वो आगे आने वाली प्रोसीडिंग पे एप्लीकेबल होगा। रेट्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब है कि कोई चीज पेंडिंग है तो उस पे भी लॉ एप्लीकेबल होगा, पीछे की डेट से एप्लीकेबल होगा। तो एप्लीकेबल टू फ्यूचर प्रोसीडिंग दैट मींस आपका प्रोस्पेक्टिव लॉ है। और रेट्रोस्पेक्टिव मतलब ये है कि एक्ट आगे एक्ट आया था, उसमें कुछ केसेस पेंडिंग है, उस पे भी वो लॉ एप्लीकेबल होगा एक्ट के आने के बाद, राइट। तो एप्लीकेबल टू द पेंडिंग प्रोसीडिंग्स दैट मींस रेट्रोस्पेक्टिव, और प्रोस्पेक्टिव मतलब कि आगे पे एप्लीकेबल होगा। नाउ यहां पे आप देखो सेक्शन 170 कहता क्या है। सबसे पहले आपका पहला क्लॉज सेक्शन 170 का कहता है कि अब इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं रहा, ठीक है। सबसे पहले ने क्या कहा कि इंडियन एविडेंस एक्ट इज हेयर बाय रिपील्ड, पहले क्लॉज ने। और दूसरा क्लॉज ये कहता है कि जो भी मैं कह रहा हूं वो सब कुछ भूल जाओ। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब क्या है कि सब कुछ भूल जाओ, जो ये रिपील हुआ इसके बारे में भूल जाओ। अगर कोई भी 1 जुलाई आने से पहले, 1 जुलाई से पहले 30 जून तक, मतलब 30 जून 2024, ठीक है, डेट तक कोई भी ट्रायल, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसीडिंग, अपील कोई भी अगर पेंडिंग है तो वो उस पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा? इंडियन एविडेंस एक्ट ही एप्लीकेबल होगा। यानी कि 1 जुलाई को आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंप्लीमेंट कर दिया गया, फेयर एनफ, इंप्लीमेंट कर दिया। अब इससे पहले जो भी कुछ पेंडिंग चल रहा है उस पे क्या लगेगा? उस पे ये लगेगा कि उस पे आपका इंडियन एविडेंस एक्ट ही लगेगा। तो कोई मसला जो पेंडिंग है उस पे आपका इंडियन एविडेंस एक्ट लगेगा। दैट मींस इस क्लॉज 2 ने हमें बताया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपका प्रोस्पेक्टिव है। क्या है? प्रोस्पेक्टिव है कि भाई 1 जुलाई के बाद से जो मसले होंगे, 1 जुलाई के बाद से जो मसले होंगे उस पे आपका 1 जुलाई के बाद से जो मसले होंगे उस पे आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम लगेगा। और उससे पहले जो मैटर पेंडिंग है उस पे आपका इंडियन एविडेंस एक्ट लगेगा। तो सेक्शन 170 क्लॉज 2 यहां पे ये इंप्लाई कर रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रोस्पेक्टिव है इन नेचर। क्या है? प्रोस्पेक्टिव है। दीपक, एक्चुअल मीनिंग ऑफ नॉन-विथस्टैंडिंग, इट्स नॉन ऑब्स्टेन क्लॉज, ठीक है, इसको हम नॉन ऑब्स्टेन क्लॉज कहते हैं। और ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है। नॉन-विथस्टैंडिंग का मतलब है इट्स अ नॉन ऑब्स्टेन क्लॉज, ठीक है। नॉट विथस्टैंडिंग का मतलब है ओवरराइडिंग इफेक्ट, ओवरराइडिंग इफेक्ट, यानी कि जो कुछ कहा है उसे भूल जाओ। अगर आप सिंपल भाषा में इसको समझना चाहो कि नॉट विथस्टैंडिंग जहां पे भी लिखा हो तो आप ये समझना कि इस बात को भूल जाओ, ठीक है, इस पुरानी बात को भूल जाओ, ठीक है, जो भी कुछ पढ़ा है सब कुछ भूल जाओ, उसके आगे देखो, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है? प्रोस्पेक्टिव लॉ है आपका। क्या है? एक प्रोस्पेक्टिव लॉ है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने सबसे पहले जाना कि हिस्ट्री क्या है, कैसे ये बनाया, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम फोर्स में कब आया है आपका? फोर्स में आया है 25 दिसंबर को 2023। 25 दिसंबर 2023 को इसको एसेंट मिली है, सॉरी एसेंट मिली है, प्रेसिडेंट की एसेंट मिली है क्रिसमस वाले दिन, यानी कि 25 दिसंबर को। और ये इंप्लीमेंट कब से हुआ है? फोर्स में कब आया है? 1 जुलाई से फोर्स में आया है, ठीक है, इन फोर्स 1 जुलाई, सॉरी। दोबारा देखो, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? हिस्ट्री पढ़ी, और हिस्ट्री में ये जानना जरूरी है कि एसेंट मिला है प्रेसिडेंट का 25 दिसंबर को, और फोर्स में आया है 1 जुलाई को 2024 में।
और एसेंट मिली थी 2023 में 25 दिसंबर। ठीक है, दूसरा हमने देखा यहाँ पे कि रोड मैप क्या है, कैसे हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने देखा पहले हम रेलेवेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे प्रूफ, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एविडेंसेस, और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आपकी इससे पहले हम डेफिनेशंस देखेंगे कल की क्लास में। जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस आज हमने पढ़ लिया है पूरा, ठीक है, जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस पढ़ लिया है। इसके बाद कुछ और टॉपिक्स भी हैं, कार्डिनल प्रिंसिपल्स, वो अदर टॉपिक्स बाद में लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रोड मैप आपका ये रहेगा। उसके बाद रोड मैप के बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े जो जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस में फॉल करते हैं। कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? कल की क्लास में हम सेक्शन नंबर 1, 2 और 3 को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और कल हम सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका कल एक तो मैं जो जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और बचे हैं वो भी बता दूंगी कल की क्लास में, जो सेक्शन नंबर 1 में फॉल करते हैं। दूसरा सेक्शन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो डेफिनेशन और बेसिक कंसेप्ट है। तो कल की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ताकि आपको आगे की चीजें समझ में आए। ठीक है, आगे की चीजें समझ में आए तो वो कल की क्लास में हम कवर अप करेंगे। और सेक्शन नंबर 3 जो बेसिकली रेलिवेंसी की बात करता है, यानी कि जो हमारा ये पार्ट है रेलिवेंट फैक्ट्स, उसको स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे कल की हम क्लास में। चेंजेस देखेंगे, आज तो इंट्रोडक्टरी क्लास थी तो आज कुछ जो चेंजेस थे मैंने बता दिया कि पहले क्या सेक्शन थे, बाद में क्या सेक्शन हुए। बाकी सारी चीजें आपकी इंडियन एविडेंस एक्ट में जो थी वही आपकी यहाँ पे फॉल करती हैं, यानी कि यहाँ पे आती हैं, आपकी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी आती हैं। राइट, कल से हम देखेंगे कि सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2 इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या था और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में था। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कल एक बेयर एक्ट लेके रखें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है, खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगी तो आज मैं आपको टेलीग्राम पे सॉफ्ट कॉपी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अब जो ये आपको ये पूरे नोट्स हैं, ठीक है, ये नोट्स कहां पे मिलेंगे? ये नोट्स आपको पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। तो आप पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले और वहां पे आराम से नोट्स, इसमें सारे जो नोट्स मैंने बताए हैं, जो क्लास में लिखा है, ये सब आपको मिल जाएंगे। और अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे मेरे नाम से, वहां पे आपको ग्रुप मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन कर जाना। और कोई भी डाउट रहता है पढ़ने के बाद, अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज आप जो है मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम पे। कोई भी डाउट है एग्जाम को लेके, कोर्स को लेके, किसी भी तरीके का स्ट्रैटेजी को लेके, कैसा भी कोई भी डाउट है एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो वो मैं जरूर एड्रेस करूंगी आपका टेलीग्राम पे। राइट, और 1 लिंक आ रही है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी लिंक, उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इस फ्री बैच में पहुंच जाएंगे और फ्री बैच में पहुंच के नोट्स को कलेक्ट कर लेंगे। नोट्स कहां पे मिलेंगे निहारिका? आई टोल्ड यू, ये नोट्स आपको पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन में मिलेंगे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, कोई पैसे नहीं देने हैं उसके लिए। पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और डाउनलोड करके वहां पे नोट्स का कॉलम आएगा, उस नोट्स के कॉलम से कलेक्ट कर लो नोट्स जाके। ठीक है, और फिर वो आपके पास रहेगा, आप मल्टीपल टाइम्स नोट्स को देख सकते हो, क्लास को भी रिवाइज कर सकते हो। राइट, फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आई एम ऑलवेज देयर, ऑलवेज अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। आप टेलीग्राम में मुझे सर्च कर सकते हैं। लॉजिकली आई टोटली अंडरस्टैंड योर कंसर्न बेटा, लेकिन ये हमारे कंपनी का ही रूल है कि आपको ब्लैक बोर्ड यूज करना है। ठीक है, तो उसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। एमसीक्यूज करवाऊंगी जब मैं पूरा आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, सो आई होप देयर इज नो डाउट, नो डाउट, आई होप देयर इज नो डाउट। कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ लो प्लीज। केस लॉस तो बेटा अभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोई आए नहीं है लैंडमार्क, बट इंडियन एविडेंस एक्ट के जो भी लैंडमार्क केसेस हैं वो मैं आपको यहाँ पे कवर अप करा दूंगी। Thank you so much Priyanshu, thank you so much dear. So this was all from my end in today's session. See you tomorrow, same time, same place. Till then, take care, bye bye and keep on revising. अगर रिवाइज नहीं किया ना तो कल की क्लास में इतना मजा नहीं आएगा, और कल की क्लास में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ट्रस्ट मी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स में लेकर आऊंगी, बना के लाऊंगी अपने लिए। आज तो बस एक थप्पड़ वाला एग्जाम्पल था, बट बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैं आपके लिए एग्जाम्पल्स लेके आऊंगी जिससे आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आएगा कि आखिरकार एविडेंस है क्या, कहता क्या है, और कैसे ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। राइट, तो नोट्स आपको पीडब्ल्यू के ऐप में मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बस लिंक को क्लिक करो, अपने आप ही पहुंच जाओगे नोट्स तक। ठीक है, so this was all from my end. See you tomorrow, lecture number 2,
प्लीज डू रिवाइज इट एंड कैरी योर बेयर एक्ट विद यू। सॉफ्ट कॉपी टेलीग्राम पे मैं आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगी। टेलीग्राम की आईडी ये है, आप मेरे नाम से भी सर्च कर सकते हैं। हाँ, मंडे से मैं टॉट पढ़ाऊंगी तो उसके लिए भी रेडी रहें। चलो, so this was all from my end in today's session. See you tomorrow. Till then, take care. Bye bye. Thank you.